हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। क्लास 9th की साइंस का जो हमारा चैप्टर चल रहा था परमाणु की संरचना वाला, उसका हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की हमें गुणों की तुलना करनी है। तो हमें पता है कि जो परमाणु होता है उसके अंदर 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमें अब इनकी गुणों की तुलना करनी है। सबसे पहले देखते हैं प्रतीक। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं ई माइनस से। माइनस क्यों? क्योंकि इसका आवेश होता है ऋण। और प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं पी प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि इसमें धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं और इसमें जीरो आवेश होता है, उदासीन होता है। अब आपेक्षिक द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु के भी 2000वां मतलब भाग कर दिया जाए तब इसका कुछ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकलेगा, तो हम इसे नगण्य मान लेते हैं। अब प्रोटॉन का एक यू होता है जो कि हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है एक यू, दोनों का द्रव्यमान बराबर, हाइड्रोजन के एक परमाणु के ही बराबर। अब आपेक्षिक आवेश, तो आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है -1, प्रोटॉन का होता है +1 और न्यूट्रॉन का होता है 0, उदासीन होता है ये। परमाणु में स्थिति, अब अगर ये नाभिक है और ये है कक्षा परमाणु की, तो इलेक्ट्रॉन होगा कक्षा में घूमेगा और नाभिक में मिलेगा प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी। तो ये नाभिक के बाहर, प्रोटॉन नाभिक में, न्यूट्रॉन भी नाभिक में। निरपेक्ष आवेश, निरपेक्ष आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेशी होता है इलेक्ट्रॉन का। ये हम जो सवाल अवाल सॉल्व करेंगे उसमें यूज होता है ये। और प्रोटॉन प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब इसका निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है 9 गुणे 10 की घात -28 ग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.6 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। और इसका भी, न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। तो जो अगर आई बात द्रव्यमान पे, तो द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है। और अगर आवेश पे बात आई तो इन दोनों का बराबर होता है। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव। अब अगला क्वेश्चन है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की हमें बताना क्या सीमाएं रही हैं। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में उदासीन होने की व्याख्या हुई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। जैसे कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ज्यादातर अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, यानी इसने बताया। कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से क्यों विक्षेपित हुए और बहुत कम कण वापस क्यों आए गए, ये नहीं बताया इसने। ऐसे क्योंकि इसने बोला था, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल बोल रहा था जैसे तरबूज जैसा, कि ये पूरे भाग में भरा है प्रोटॉन और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये कुछ अल्फा कण ही छोटे कोण से विक्षेपित नहीं होते, क्योंकि हमें अब पता है ना कि सिर्फ छोटे से भाग में धनात्मक भाग होता है और बाकी पूरा ये खाली होता है। यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसीलिए ये इन सब चीजों को समझा नहीं पाया था, जो और प्रयोग चल रहे थे और वैज्ञानिकों द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, जिससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और इसकी गति भी कम होती जाएगी। अंततः स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं परमाणु स्थायी होते हैं और परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये बता नहीं पाया कि ऐसा क्या है जो परमाणु स्थायी रहे। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। जैसे उसने कहा था कि चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर त्वरित होगा तो वो अपनी ऊर्जा की हानि करेगा और एक समय बाद ऐसे ऐसे टकरा के वो नाभिक में गिर जाएगा। और इस हिसाब से परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ना। तो इसकी फिर नील्स बोर ने करी थी व्याख्या कि ये फिक्स होते हैं कक्षा, और फिर इनमें जो ऊर्जा की हानि नहीं होती है जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसीलिए परमाणु स्थायी होता है। तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या हमें बतानी है। तो नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की। तो परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। यही बोल रहा है कि ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसी में न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो बस ना ऊर्जा का विकिरण होगा, ना नाभिक में टकरा के गिरेगा और परमाणु स्थायी बना रहेगा। इन कक्षाओं या फिर कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो K-L-M-N से प्रदर्शित करेंगे। अगर संख्याओं से प्रदर्शित करेंगे तो n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखाएंगे। जैसे कि कक्ष K n बराबर 1, L 2, M 3, N 4। अब अगला है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की हमें तुलना करना है। तो हमने इस चैप्टर में 3 परमाणु के मॉडल पढ़े हैं, थॉमसन वाला परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड वाला परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। तो आइए देखते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल ने बोला था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे कि ये पूरा धनात्मक गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हैं। अब रदरफोर्ड वाले ने बोला था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये रहा। अब नील्स बोर ने कहा था परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। अब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल में बता दिया गया था। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की वियुक्त कक्षा बोला है, ये बोर ने बोला था। थॉमसन के मॉडल में कमियां क्या रही ये देख लेते हैं। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु दूसरों वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम में इस मॉडल से को समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणामों की व्याख्या करने में ये थॉमसन का परमाणु मॉडल सफल नहीं रहा था, क्योंकि इसने पूरा ऐसा बोल दिया था ना कि ये पूरा भाग धनात्मक गोला से है, जबकि धनात्मक भाग तो बिल्कुल छोटी सी जगह पे केंद्रित होता है। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, इतनी छोटी सी जगह पे होता है बाकी, इसीलिए ये इतने ही भाग में वापस जाते हैं अल्फा कण। अब इसकी कमियां रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहा, क्योंकि गोलाकार पथ में चक्कर लगाता कोई भी आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हानि होगी और वो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी और नाभिक में टकरा के गिर जाएगा। तो उस हिसाब से तो परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन परमाणु स्थायी होता है। और इसका बोर का मॉडल ने बताया था कि इसने यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी कि ये जो कक्षा होती है ये फिक्स कक्षा होती K-L-M-N करके। तो अब इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं, और ये कक्षाएं में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन इस वियुक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ना ऊर्जा का विकिरण होगा, ना वो टकरा के नाभिक में गिरेगा, ना ही उसके नष्ट होने की कोई संभावना होगी। इस हिसाब से समझ में आ गया कि हाँ, परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है। अब ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन, पहले 18 तत्वों की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को हमें बताना है। तो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। उसने बोला था कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर से दर्शाते। तो n का मान मतलब 1 भी हो सकता, k के लिए 1 होगा, l के लिए 2 होगा। जैसे कि k में कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 हो सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब जैसे l है, l के लिए n बराबर 2 होता है, और 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4, और 2 गुणे 4 यानी कि 8, यानी कि L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते। इसी प्रकार M के लिए अधिकतम 18 रह सकते हैं। लेकिन जो तत्व होते हैं या फिर कह लीजिए परमाणु, तो वो जब इसके बाद भी M में भी 8 ही भरेंगे। 8 भर लेने के बाद वो जो अक्रिय गैस लोग अक्रिय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो इसके बाद वो सोचते हैं कि अब उसमें हमारे में ना ही भरे जाए तो ज्यादा सही, तो वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसीलिए 2, 8, 8 ऐसे ही भरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 8 ही भर सकते, इसमें तो ऐसा है कि मजबूरी है
ये L वाला है, ये 8 से ज्यादा तो भर ही नहीं सकता, इसके पास जगह ही नहीं है। और K वाला भी 2 से ज्यादा नहीं भर सकता, लेकिन M वाला है ये 18 तक भर सकता है, लेकिन ये 8 के बाद भर के आगे ट्रांसफर कर देता है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। वही है कि वो 8 भरते ही इसलिए ताकि स्थायित्व प्राप्त कर सके, ताकि वो जो अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनमें 8 होता है ना, जैसे अगर नियॉन है तो 2 8 यानी 8 आ गया, अष्टक कंप्लीट, तो अब वो क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय हो गया। आर्गन होती है 18 तो 2 8 8, उसके भी लास्ट में 8 रहता। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन जब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं, मतलब कि सबसे पहले के भरा जाएगा, के में दोनों भरे जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन के में भर दिया उसके बाद एक बचा तो एक ठो एल में भर दे, नहीं, सबसे पहले एल पूरे के को भर दिया जाएगा, 2 भरे जाएंगे, उसके बाद जितने बचेंगे फिर एल को पूरे 8 तक भरा जाएगा, उसके बाद एम बचेंगे, एम में अगर ज्यादा है तो 8 तक भरेंगे, उसके बाद 8 से ज्यादा होंगे तो एन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अष्टक की वजह से। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को उदाहरण लेते हुए हमें संयोजकता की परिभाषा बतानी है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति है जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजकता कहलाती है। तो सबसे हमें क्या है, सबसे आखिरी जो कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लगभग ऐसा विन्यास लाना है कि 8 हो जाए, 2 8 हो जाए, या फिर 2 8 8 हो जाए, इस टाइप से हो जाए। तो कुल मिलाकर अष्टक कंप्लीट करने के लिए अब सबके पास तो 8 होंगे नहीं, किसी के पास 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा बाहरी कोष में। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से कौन दे सकता है कितना, कौन ले सकता है कि 8 तक पहुंच जाए संख्या तक, या फिर साझेदारी करने से हो जाए, या तो पूरे देने पड़ जाए, या फिर एक एक या दो दो की साझेदारी हो जाए, या फिर पूरे लेने पड़ जाए, इस हिसाब से कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इसीलिए वही चीज संयोजकता कहलाती है। अब हमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बताने को बोल रहे हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, और सिलिकॉन की कितनी होती है परमाणु संख्या 14। जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8, यानी हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरने हैं, तो सबसे पहले के में तो 2 भर दिए जाएंगे पूरे। अब 8 में से 2 माइनस कर दो, के 2 माइनस कर दिए, 6, एल में 6 भर दिए जाएंगे। अब एल में 6 भर दिए, और हमने पहले ही कहा था, अभी ऊपर ही बताया है कि जब अगर 4 से ज्यादा होता है बाहरी कोष में तो हम 8 माइनस 6 बराबर 2, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो 2 हो जाएगी। सिलिकॉन सिलिकॉन का 14 है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है। अब के में भर दिए 2, एल में अधिकतम 8 भर सकते, 8 भर दिए, कितने होगा 2 + 8 बराबर 10। अब 14 में से 10 घटाए, कितने बचे, 4 बचे, एम में भर दिए 4, और 4 है तो इसके अगर चाहे 8 में से 4 घटा लो तो भी 4 ही बचना है, या 4 ऐसे ही देख लो तो ही 4 बचना है। तो सिलिकॉन की संयोजकता 4 ही है। ये बोल रहा है ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करेगा, जो उसकी संयोजकता निकली ना वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकली ही अपना अष्टक पूरा कर पाएगा। 6 + 2 हो जाएगा, सो 8 हो जाएगा। वो तो फॉर्मूला के हिसाब से बता दिया कि गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो 6 किसी को दे दे, इससे बेहतर है कि 2 किसी से ले ले, 2 तो कम है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ये ज्यादा आसान है, और फिर इसीलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब वही जो हमने अभी बताया, 4 से अधिक संयोजकता के लिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 - 6 करके 2 आंसर, ये सूत्र ही बताया था हमने। क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। सिलिकॉन की संयोजन शक्ति या फिर संयोजकता 4 हो जाएगी। अब अगला है, उदाहरण के साथ हमें व्याख्या करनी है कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारक क्या होता है, और हमें समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग भी हमें बताने हैं। तो ये तो हमने चैप्टर में पढ़ ही रखा है, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है। एक परमाणु संख्या क्या होती है हम ये जानते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक या फिर केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है।
वही अभी हम इसका उल्टा पढ़ते आएंगे, जितनी परमाणु संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वो बराबर तो होती है। लेकिन अगर हमसे पूछे परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या मतलब होता है नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। अब इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार अभी ऑक्सीजन में 8, सोडियम का 11, कितने भी आ जाए सबका कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या बराबर है प्रोटॉन में कितनी संख्या है, प्रोटॉन कितने हैं उस वाले नाभिक में, और प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। तो बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जैसे कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12U कैसे आई, ऐसे आई कि इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, 6U + 6U 12U। इसी प्रकार फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या 31U है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 15 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। अब समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी तो समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम के 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3। इन तीनों में क्या कॉमन है, इन सबकी परमाणु संख्या 1-1 है, और द्रव्यमान संख्या प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, ट्रिटियम में 3 है। ऐसे ही कार्बन के 2 समस्थानिक है, 6C12, यानी कि इसमें 12 है जो द्रव्यमान संख्या है, और जो 6C14 इसमें 14 है द्रव्यमान संख्या, लेकिन दोनों में परमाणु संख्या दो बराबर है, 6-6। संभारक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारक, सम मतलब समान, भार मतलब भार से रिलेटेड द्रव्यमान ही आता है अपने दिमाग में, वही तो इसी से वो तो खुद ही अपने आप इसी खुद ही बोल रहा है कि मेरे में द्रव्यमान समान है। तो जब एक चीज समान है तो भिन्न क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। उदाहरण के लिए कैल्शियम के Ca और आर्गन की परमाणु संख्या दोनों में, जैसे कि कैल्शियम में है परमाणु संख्या 20 और आर्गन की है परमाणु संख्या 18, लेकिन इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो 40-40 है, तो इसीलिए ये दोनों संभारक हो गए। अब हमें समस्थानिकों के 2 उपयोग बताना है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, और यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है Na पॉजिटिव, यानी कि Na के ऊपर एक धन चार्ज है, धनात्मक का एक चार्ज है, के पूरे तरीके से भरे हुए के व L कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। वो बोल रहा है कि जो Na+ है उसमें के और L पूरे तरीके से भरे होते हैं, हमें व्याख्या करनी कैसे होते हैं। सोडियम Na की परमाणु संख्या के हिसाब से 11 होता है उसका, और यानी कि अब परमाणु संख्या सोडियम की 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 11। कितने हैं, के में 2 भर जाएंगे तो एल में भरेंगे 8, अब एम में 8 2 10, 11 में से 10 गए, एक बचा एम में। अब एक बचा है तो एक ये देना ही किसी को पसंद करेगा, बताओ 8 तक पहुंचने के लिए 7 किसी से ले इलेक्ट्रॉन, इससे अच्छा है ये एक किसी को दे दे तो अपने आप ये एल का बच जाएगा, 8 अष्टक बन जाएगा। तो चूंकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। अब जिसने इतने एक इलेक्ट्रॉन दिया वही ये एक पॉजिटिव बता रहा है। अगर देता है तो मतलब बहुत दानी, कितना अच्छा काम कर रहा है, इस हिसाब से सब याद कर सकते हैं, तो पॉजिटिव आ जाता। अगर किसी से लेता है, लेने का मतलब तो होता ही है कि हम घाटे में आ गए, ऋणी हो गए, हमारे ऊपर डेब्ट आ गया। तो अगर ये Na- तो नहीं होता है, Ca2+ भी होता है। अब जैसे ये होता है O2-, यानी कि O2- क्यों होता है, ये होता है कि हमने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए तो पॉजिटिव आता है। इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये तो हम देख के ही समझ गए कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। कितना दिया है, एक पॉजिटिव है, एक ही दिया होगा। अब इसने यही वाला दे दिया, अपना जो एम के बाहरी वाला इसने ये दे दिया, तो अपने आप बढ़िया एक अष्टक इसका कंप्लीट होगा। इसीलिए तो वो हो रहा है कि के और एल भरे हैं, जब ये वाला दान कर देगा तो अपने आप ही भर जाएगा और अक्रिय गैस के जैसा बन जाएगा ये।
तो Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि K में 2 और L में 8, और इतने ही रह सकते हैं K में। वो 2n² वाला जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से K में 2 ही रह सकते और L में 8 ही रह सकते। अब इतने ही रह सकते हैं, इतने ही है, तो बस कोष पूर्णता भरे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थान है कि जिसमें कि 35 ब्रोमीन 79 वाला, और एक है जिसमें 81 है उसकी द्रव्यमान संख्या, तो जिसमें ये जो 79 वाला है 49.7% है और ये 81 वाला 50.3% के रूप में है। तो ब्रोमीन के परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करना है। तो अभी हमने जो चैप्टर में पढ़ा था उसमें कार्बन के हमने औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला था, तो आइए इसका भी निकालते हैं। तो परमाणु का हम औसत द्रव्यमान ऐसे निकालेंगे कि जितना जिसका होता है, जैसे कि इसका प्रतिशत कितना है 79 वाले का 49, तो इसी के जितना जिसका प्रतिशत है उसका प्रतिशत निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ प्रतिशत निकालने का ही खेल है और कुछ नहीं है। तो ये जो 79 वाला है ब्रोमीन का समस्थानिक, वो कितना परसेंट है 49.7%, और परसेंट को ही ये बटे में 100 लिख दिया गया है। तो 79 का हम निकालेंगे 49.7%। किसी संख्या का परसेंट ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर हमें निकालना है 20 का 10%, तो हम ऐसे ही करेंगे ना 10/100 ऐसे, और इसको तो ये 20 का 10% 2 आएगा। ऐसे ही हमें 79 का 49.7% निकालना है, तो 79 का 49.7 और परसेंट का ही बटा ये 100 में चला जाएगा। अब ये गुणा भाग के ही इसमें ज्यादा है। अब ऐसे ही 81 का 50.3% निकालेंगे, 50.3 भागे 100। तो इसके बाद ये काट पीट के इसको सॉल्यूशन करके इसका आंसर 80.006 आ जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 79 का हम गुणा करेंगे 49.7 से। अगर हम इसे 50 ही मान लेते हैं, पहले अप्रोक्सीमेशन वाला गुणा करके देखते हैं। 5 नाम 45, 4 आई 5 सते 35 और 4 39, तो 395, और ये इसका तो हमने चलो 50 माना था तो इसको एक 0 भी रखना पड़ेगा, 3950 आ रहा है ये। अब इसका 81.50.3, इसका भी हम इसको 3 हटाए दे रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि ये कम है ये ज्यादा है। तो हम 5 एकम 5, 5 अठी 40, और ये आ जाएगा 4050। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जितना इसका परसेंट निकला जितना इसका परसेंट निकला उसको जोड़ना है ना। तो ये दोनों को जोड़ा हमने 3950, जोड़ दिया 5 5 10 और 9 की इसकी हासिल गई, तो एक इसका भी 10, 4 3 7 1 8। तो हमारा अब इसको हम देखो, इसको 100 से भाग कर देंगे तो 80 के समथिंग आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमने इतना यहाँ वहां किया अगर ऑप्शन होगा, लेकिन अब इसमें ऑप्शन वाली तो कोई बात ही नहीं है, हमें पूरा ही सॉल्व करना होता है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम वगैरह में। तो 80 के समथिंग हमारा आंसर है, हमने अगर अप्रोक्सीमेशन से निकाला है। अब हम अगर पूरा निकालते, पूरा भी निकाल के देख लेते हैं। अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49.7 की 79 से करेंगे तो 9 7 63, 9 9 81, 87 8 हासिल गई, और 9 हो गए 36, और यानी कि 44 हो गए। अब 7 7 49 और 7 नाम 63 और 7 चौक 28, ये हो गया 3 7 9 7 16, 7 4 11 1 12, 4 4 8 1 9, और ये हो गया 3। तो ये आ रहा है हमारा कितना, इसका ये यहाँ पे आएगा 3926.3 आ रहा है। अब ऐसी 50.3 का 81 में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अब 8 8 3 24, और इसकी जीरो, ये तो 0 ही रहेगा। अब 8 5 40, यानी कि 3 4 5 2 7, 4074, और ये अब एक दशमलव है तो यहाँ पे 3, अब इसमें जोड़ते हैं 4074.3, 300926.3, 3 3 6 प्लस 6 4 10, और 7 2 9 और 1 1 हासिल 10, 9
9 उसका भी फिर से 10, फिर 4 3 7 और 1 8 आ गया ना। अब ऐसे आया है, इतना आया है हमारा 8000.6 हमारा आया है 8000.6। अब भागे करना कितना करना है, 100 से भाग करना है। तो ये जो ये वाली यहाँ की दशमलव वाली संख्या है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो 80.006 यू आ गया। तो एग्जैक्ट भी आ गया आंसर। कुल मिला के सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का खेल है और हमें परसेंटेज ही निकालना है। जितनी परसेंटेज दी हुई है हम उतनी परसेंटेज निकाल लेंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है। औसत निकालने के लिए जितनी परसेंट जिसकी दी हुई है तो उतना हमें निकाल लेना है बस। तो कुल मिला के जो ब्रोमीन का 79 वाला समस्थानिक है वो 49.7% है, ये हमें दिया ही हुआ है। तो वो कितना है ये हम परसेंटेज जैसे निकाला जाता है उसको निकाल लेंगे। फिर ये कितना है 81 वाला, उसको निकाल लेंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर औसत वाला आ जाएगा। यही करना है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही। अगर ये बिल्कुल 9th क्लास के बच्चे के हिसाब से तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। ये थोड़ा हार्ड आ गया। अब जो कार्बन वाला दिया रखा है ना बुक में, आप उसको प्रैक्टिस करना तो आ जाएगा, आपको बन जाएगा। उसके बाद ये भी आसान ही लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है। ये कितना बता दिया इन्होंने, औसत है बता दिया है। ये इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक, जो कि समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान है द्रव्यमान संख्या 16 और जिसकी द्रव्यमान संख्या 18 है, तो उनका हमें प्रतिशत बताना है अलग अलग। तो समस्थानिक है तो द्रव्यमान संख्या ही भिन्न भिन्न होगी, और 8 है तो परमाणु संख्या 8 वाला। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि 8 होता है परमाणु संख्या ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन का बता रहा है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु का जो समस्थानिक है उसकी कितनी है और प्रतिशत, और दूसरे की कितनी है। तो फॉर्मूला यही है, इसी से हम निकालेंगे। अब हमें एक का हम मान लेंगे x पर प्रतिशत, तो दूसरे का 100 में से x माइनस करके निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो दोनों को मिलाएंगे तब तो 100% तो होगा ही। तो किसी एक को x मान ले, चाहे जिसको मान ले, हमने इसको ही मान लिया, पहले वाले को x मान लिया। तो समस्थानिक दूसरा वाला 18 वाले को हमें प्रतिशत मानना पड़ेगा 100 में से x माइनस करके। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों का जो परसेंट है उसको जब मिला रहे हैं तो औसत ये आ रहा है, यानी कि 16 वाले का x% और 18 वाले का 100 माइनस x% अगर निकालेंगे तो आंसर आ रहा है 16.2। अब ऐसे ही सॉल्व किया, 16 का x% प्लस 18 का 100 माइनस x%। अब इसमें ये समीकरण बनाना ही मेन खेल है और कुछ नहीं। ये आप इसमें देखना, हम इसको दूसरे तरीके से करा रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये लगेगा कि ये किसी ने लिख दिया है तो ये तो बन ही जाएगा। मान लो हमें इसको x नहीं मानना, हम 16 वाले को 100 माइनस x मानते, 18 वाले को x मानते, तो आता कि या नहीं आता ये तो पता चल जाएगा कि इससे आ जाएगा। हम दूसरे से ही बना रहे, तो अब वो समीकरण कैसे सॉल्व होता वो भी बन जाएगा उसी से, और ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलो हमने मान लिया कि जो 18 वाला है उसको हमने मान लिया कि ये x% है, तो जो 16 वाला होगा वो कितना होगा, 16 वाला हमें मानना पड़ेगा 100 में से x%। क्यों? क्योंकि टोटल तो 100 ही है ना, तो एक को अगर हम मानेंगे x तो दूसरे को 100 माइनस x मानना पड़ेगा। अब 18 वाला हमने माना है, जो जितना माना है 18 का x% प्लस में 16 का 100 माइनस x%, ये दोनों मिला के हमें दिया ही हुआ है कितना है, औसत है ये 16.2। अब प्रतिशत का ही खेल है कि मैथ वाला ही इसमें काम आ गया। प्रतिशत को 100 माइनस x ये रख दिया, प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं जब तो नीचे बटे में 100 आ जाता है, ये तो पता ही होगा। 100 माइनस x, और जब इसको हटाएंगे तो इसके भी बटे में 100 आ जाएगा, 16.2। अब ये दोनों से 100 हम कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, तो ये जो 18x प्लस, अब ये यहाँ पे भाग कर देंगे तो 16 गुणे 100 1600, और 16 गुणे x 16x, और हमने ये जो 100 है, ये जो 100 और ये 100 है, इन दोनों को हम यहाँ भेज दे रहे हैं कॉमन लेके। ये जो यहाँ पे कॉमन ले लिया है ना, इसने कॉमन ही ले लिया, लासा ले लिया है 100, तो अब ये 100 यहाँ भेज दे रहे तो इसमें गुणा हो जाएगा इस 100 में, तो
16.2 गुणे 100 ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम घटाएंगे 16 और 18, 18x में से 16x गए, कितना बचा 2x बचेगा, और यहाँ पे ये 1620 हो जाएगा, 1 दशमलव से ये 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ बच जाएगा। आइए इसको लिख देते हैं, तो 2x प्लस 1600 बराबर में हो जाएगा 1620। अब इसको भेज देते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 1620 माइनस का 1600। अब 1620 में 1600 घटाए कितना बच रहा है 20, x कितना बच रहा है 10, यानी कि x हमने माना क्या था, हमने x माना था इसको x माना था हमने, यानी कि 18 जो जिसका द्रव्यमान संख्या 18 है उसका प्रतिशत है 10%, ये आया है 18 वाले द्रव्यमान संख्या का। अब दूसरा, तो दूसरा है 100 में से x घटा देंगे, तो 8x, और 16 वाला जो है 100 माइनस 10 यानी कि 90%। अब यहाँ पे कैसे निकला, ये इन्होंने जब माना था, देखो इन्होंने माना था 16 वाले को x माना था, तो जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो इनका x का मान आया 90%, तो इन्होंने जब 18 वाले का निकाला 100 माइनस 90 तो 10%, इनका आंसर दोनों से सेम आया, क्योंकि मेथड वही है, लेकिन कभी कभी लगने लगता है कि पता नहीं ऐसे नहीं आ रहा और ऐसे तो आ गया, हमारा नहीं आ रहा, क्योंकि हम करते समय कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो ये देखो दोनों तरीके से आ गया, आना वही है कि ये जो 16 वाला है ये 90% है, इसीलिए जो औसत मान है, देखो एक तो कॉमन सेंस तो पता चल ही जाएगा कि हम आंसर सही है, तो आंसर हमारा सही इसलिए क्योंकि ये 16.2 16 के ही नजदीक है, ये इसकी प्रतिशत सबसे ज्यादा है, टोटल में से 90% है, इसीलिए जो जो औसत मान है वो 16.2 है, मतलब 16 के आसपास है, वरना 18 के नजदीक होता, कहीं 17 होता, 17.8 कुछ भी होता, अगर ये 18 वाले की प्रतिशत ज्यादा होती, इसकी केवल 10% है, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखा पाया औसत वाले द्रव्यमान में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यदि तत्व को Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का हमें नाम भी बताना है। Z बराबर 3 यानी कि परमाणु संख्या 3, तो K में भर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना 3 में से 2 घटा देंगे तो L में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व की संयोजकता कितनी होगी 1 होगी, और यह वाला तत्व है लिथियम, जो 3 परमाणु संख्या होती है वो लिथियम की होती है। अब अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक हमने पढ़ाई है कि इसमें परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो जब समान भौतिक गुण होते, भिन्न रासायनिक गुण भिन्न भिन्न तो नहीं ही होते हैं, और भिन्न परमाणु संख्या ये भी नहीं होती, समान होती है परमाणु संख्या, और भौतिक गुण असमान होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान तो अलग है ना, तो भौतिक गुण इनके अलग हो जाते हैं, लेकिन परमाणु संख्या समान होने की वजह से इनकी रासायनिक गुण समान होती है, ये दोनों आपस में उल्टे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता समान रासायनिक गुण तो ये भी सही हो जाता, यहाँ पे लिखा होता भिन्न भौतिक गुण तो ये भी सही हो जाता समस्थानिक के लिए। अब न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या बिल्कुल होगी, क्योंकि जब द्रव्यमान संख्या अलग है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि Cl आयन में संयोजकता के इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या बताना है। Cl का माइनस वाला आयन, देखो माइनस हमने कहा था ना, अगर नेगेटिव है कि इसने लिया है किसी से इलेक्ट्रॉन, कितना लिया है 1 लिया है, 1 माइनस है, तो वैसे जो Cl होता है वो होता है 2 8 7, 8 2 10 10 17 17 होता है ना, इसकी परमाणु संख्या 17 होता है, तो ये 10 भर गए, यहाँ पे 7 होगा। अब इसने किसी से ले रखा, यानी कि यहाँ पे 7 ना होके 8 हो जाएगा, इसकी होगी 2 8 8, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो सबसे बाह्यतम कोश होगा, बाह्यतम ये 8 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, अभी हमने पढ़ा ही था ऊपर, 2 8 है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, यानी कि हमने KLM, के में भर दिए 2, L में भर दिए 8, होगा टोटल 10, M में बचा 11 में से 10 1, तो 2 8 1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें सारणी भरना है, ये परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु की स्पीसीज का नाम। परमाणु संख्या 9 है, 9 होता है फ्लोरीन का,
किसी ना किसी चीज से पता लगा लेंगे हम कि क्या है, कैसी चीज है। तो अगर हमें परमाणु संख्या 9 दी हुई है तो हमें हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 9 ही होगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 9 ही होगी। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? जितनी न्यूट्रॉन की संख्या होगी और साथ में प्रोटॉन की संख्या होगी उनको जोड़ देंगे तो 10 प्लस 9 द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 19। और 9 का किसका होता है? फ्लोरीन का। ये हमें सारणी से पता ही होना चाहिए। 20 तक तो हमें तत्व याद ही होने चाहिए। 16 किसका होता है? सल्फर का। पढ़ा ही था अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में। अब द्रव्यमान संख्या दी हुई है इसकी 32। अब द्रव्यमान संख्या दी हुई है, पहले तो परमाणु संख्या दी हुई है तो इतनी ही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 16। उतनी ही 16 हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 32 में से हम प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे जो कि है 16, तो 16 हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ये हमें 24 दे रखा है द्रव्यमान संख्या किसी का भी, पता नहीं कौन है, और प्रोटॉनों की संख्या है उसकी 12। अब 12 है प्रोटॉनों की संख्या तो उसकी परमाणु संख्या भी 12 होगी। 12 है प्रोटॉनों की संख्या तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। ठीक है, ऐसे हमें पता लगाना है। अब 12 क्या होता है ये हमें याद ही होना चाहिए कि 12 मैग्नीशियम का होता है। ये सारणी से ही पता चलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12। अब क्या बचा? हमारे पास सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या बची। क्या होती? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर लेंगे। 24 में से 12 गए, 12 इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। अब अगला है द्रव्यमान संख्या इसकी 2 दी हुई है, प्रोटॉनों की संख्या 1 दी। ये और ये एक ही बराबर है। प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। समझ गए होंगे अब तक। ये हाइड्रोजन है, उतनी ही परमाणु संख्या 1। एक किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हो गया। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या तो द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है, यानी कि ये वो नहीं है, पेवा हाइड्रोजन नहीं है, ये इसका कोई समस्थानिक है, यानी दूसरा समस्थानिक है। ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम की ही द्रव्यमान संख्या 2 होती थी, प्रोटियम की 1 होती थी और ट्राइटियम की 3 होती थी। तो अब न्यूट्रॉनों की संख्या 2 में से 1 प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे, 1 इसमें न्यूट्रॉन निकल आ गए। ये क्या आया? ये आया ड्यूटेरियम। डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। अब द्रव्यमान संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। अब ये 0 कहाँ से आ गया? यानी कि ये कोई होगा जिसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया होगा। अब प्रोटॉनों की संख्या 1 है, यानी कि परमाणु संख्या तो 1 है ही है। अब परमाणु संख्या 1 है मतलब ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है। अब हाइड्रोजन का क्या है ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसने अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 0 आ रही है, इसका मतलब पहली बात तो ये 1 है इसके प्रोटॉनों की संख्या। 1 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 होना चाहिए, लेकिन इसके पास है 0। कितना इसने दे दिया किसी को? 1 दे दिया, यानी कि ये H प्लस है। H प्लस मतलब कि हाइड्रोजन आयन है। तो वही ये सारणी है। ये सबसे पहला था फ्लोरीन, दूसरा सल्फर, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा था ड्यूटेरियम, पांचवा था हाइड्रोजन आयन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसके पहले कर लिए थे और इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन गलत एक्सप्लेन हो गया हो तो वो भी बता दीजिए। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।